हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेहनत से कर रहे हैं पढ़ाई सभी ना? मेहनत से ही करनी है ना, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है ना बच्चों। तो जैसा कि बच्चों हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा टॉपिक चल रहा है ना, लास्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एक रैंडमली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टिंग मीडियम के अक्रॉस अप्लाई किया जाए ना। उसमें हमने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक्सेलरेशन तो होगा ड्यू टू द फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कंटिन्यूअसली उसके फ्रीक्वेंट कोलिजन होंगे पॉजिटिव आयंस के साथ, जो पॉजिटिव आयंस इस पूरे कंडक्टर में जहां तहां प्रेजेंट है। और हर जब भी एक कोलिजन होगा पॉजिटिव आयन के साथ, वो जो पॉजिटिव आयन है वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पर, उसको डी एक्सेलरेट करेगा और उसको उसके पाथ से डिफ्लेक्ट कर देगा। तो हमने एक एवरेज वेलोसिटी डिफाइन की थी कि इस ड्रिफ्ट मोशन के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के इस ड्रिफ्ट मोशन के लिए हम एक एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज इस स्पीड से, इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो ड्रिफ्ट स्पीड हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, चलिए ये बात मतलब ये बेसिक्स तो हो गए, हमारी समझ में आ गए कि कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका ड्रिफ्ट मोशन होगा ना, चार्ज का मूवमेंट होगा, चार्ज फ्लो करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं व्हाट आर दी लॉज और प्रिंसिपल दैट गवर्न दिस फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर ना। क्या लॉज है, क्या प्रिंसिपल्स हैं जो इस चार्ज के फ्लो को गवर्न करते हैं ना, करंट को गवर्न करते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, जब हम पोटेंशियल, एक सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे। तो जो बेसिक लॉ है दैट गवर्न्स द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, वो लॉ है कुछ आपको छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ओम्स लॉ। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, क्या कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होंगी जब चार्ज का फ्लो होगा अक्रॉस ए कंडक्टर, ठीक है, क्या रूल्स हैं जो चार्ज के फ्लो को गवर्न करेंगे। तो देखिए ओम्स लॉ, अगर हम सिंपली ओम्स लॉ स्टेटमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, करंट आप समझते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, पर यूनिट टाइम किसी भी पॉइंट पर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कंडक्टर का, उसको कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है, यही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कंडक्टिंग वायर है, सिलिंड्रिकल शेप की ये कंडक्टिंग वायर है, जिसके एंड्स के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है जो कि टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया तो चार्ज का फ्लो होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज पोजेस करते हैं लो पोटेंशियल एंड से हाई पोटेंशियल एंड की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। नेगेटिव चार्ज का मोशन होगा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लेकिन जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भले से ही नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो करंट की डायरेक्शन हम यहां पर कन्वेंशनली मानेंगे दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल एंड टू लो पोटेंशियल एंड मींस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये जो करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर में, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड कुछ फिजिकल फैक्टर्स और हैं जो इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को डिटरमाइन करते हैं। वो फिजिकल फैक्टर्स क्या है? कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की थिकनेस, कंडक्टर का ये सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना। ये ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को
चेंज कर सकते हैं, है ना, दे इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोवाइडेड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम जिसमें एक कंडक्टर रखा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, द वेरियस अदर फिजिकल फैक्टर्स which also determines the rate of flow of charge. These should remain constant. ये कांस्टेंट रहनी चाहिए ना। तो अगर ये कांस्टेंट रहते हैं, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स हमारे अगर कांस्टेंट रहेंगे तो जो करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं जिनको हमने कांस्टेंट अज्यूम किया है, दैट दे विल रिमेन कांस्टेंट विद दैट these physical factors they influence the rate of flow of charge. इन सारे फिजिकल फैक्टर्स को कंबाइंडली हम एक प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर की फॉर्म में यहां पर पुट कर सकते हैं। इसी रिलेशन को क्वांटिटेटिवली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट करंट फ्लोइंग अक्रॉस ए कंडक्टर ऑन अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस V will be equal to V by R। R एक ऐसा फिजिकल फैक्टर है ना, मतलब R जो है जनरली यहां पे देखें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू इन फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये फिजिकल फैक्टर्स और इनको हमने कांस्टेंट अज्यूम किया है ना, ये कांस्टेंट रहेंगे तो R भी हमारा कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट किया है। तो अगर ये फिजिकल फैक्टर्स कांस्टेंट रहे तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यही ओम्स लॉ है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू V बाय R लिख सकते हैं। ये जो R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने पुट किया है, ये कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, R यहां पे कहलाता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस। बेसिकली देखा जाए, अगर हम एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखें, एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखें कि हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अब R की वैल्यू तो जैसा मैंने बताया इन फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, R जितना ज्यादा होगा एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, कंडक्टर के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मींस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जितना ज्यादा होगा, करंट उतना कम होगा, है ना। सेम पोटेंशियल डिफरेंस हम डिफरेंट कंडक्टर्स के अक्रॉस अप्लाई करें, सेम पोटेंशियल डिफरेंस V, same potential difference V is applied across different conductors who have different length, which are kept at different temperature, which have different area of cross section, which have different nature of material ना, अलग अलग नेचर ऑफ मटेरियल है कंडक्टर्स के। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर इन डिफरेंट कंडक्टर्स के अक्रॉस करंट जो है वो डिफरेंट ही आएगा, है ना। तो करंट कितना होगा वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट कितना फ्लो करेगा वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मींस लार्जर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर के लिए एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा करंट वो उतना ही कम होगा, या रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा होगा फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो ये I इज इक्वल टू V बाय R लिख लेते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या इसको हम V इक्वल टू I R भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम यही जो हमने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है ओम्स लॉ, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली शो करें दैट हाउ डज द करंट इन ए कंडक्टर वेरी एज ए फंक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ओम्स लॉ को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कहने का मतलब यही है, हमको ये बताना है कि करंट किसी भी एक कंडक्टर के अक्रॉस किस तरह से वेरी करता है विद द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहां पर करंट को फंक्शन
और पोटेंशियल डिफरेंस को वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं और हम ये शो करना चाहते हैं हाउ डज द करंट वेरी एज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए रिलेशन ये ओम्स लॉ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, मैथमेटिकली दिस इक्वेशन governs the magnitude of current for a given potential difference। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें, यहाँ पे करंट हमारा जो फंक्शन है वो वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस पर लीनियरली डिपेंड करता है क्योंकि v की पावर 1 है। तो जहां पर हमारा जो फंक्शन है इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो आप जानते ही हैं ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इसको हम अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c से, तो देखिए यहाँ पे y इंटरसेप्ट तो 0 आएगा ना, इसको i इक्वल टू v बाय r प्लस 0 लिख सकते हैं। तो v तो हमारा x है, i हमारा y कोऑर्डिनेट है क्योंकि y एक्सिस पर हमने i की वैल्यूज को मार्क करना है ना, y एक्सिस पर ही हम i की वैल्यूज को, i के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे और x एक्सिस पर हम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट तो हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और y कोऑर्डिनेट हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो देखिए y इंटरसेप्ट c तो 0 होगा, इसका सीधा सा मतलब है कि जब x 0 होगा तो y भी 0 ना, जब x 0 होगा, c 0 है तो x 0 होने पर y भी 0 होगा। दैट मीन्स दैट स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल पास थ्रू दी ओरिजिन। y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, y इज इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट पर, दैट मीन्स ओरिजिन से पास होगा ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू दी ओरिजिन हम ड्रॉ करें, ठीक है। तो दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ करंट with the potential difference across a conductor provided all these physical factors should remain constant। या यूं कहें ये physical factors constant रहने का मतलब ये है कि resistance should remain constant, क्योंकि resistance ही वो हमारा proportionality constant हमने सब्स्टिट्यूट किया है जो इन सभी physical factors पे डिपेंड करता है। तो resistance constant रहे तो करंट और करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अब देखिए अगर हम इसको कंपेयर करें I इज इक्वल टू v बाय r को विद दी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो हम देखते हैं स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी दी कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और x का कोएफिशिएंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों 1 बाय r। तो 1 बाय r इज दी स्लोप, 1 बाय r इज दी स्लोप, या यूं कहें स्लोप विल बी दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। स्लोप हमारा जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। तो हम इस ग्राफ से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको स्लोप पता है। तो स्लोप आप समझते भी हैं सारे बच्चे कि अगर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस स्ट्रेट लाइन का एंगल थीटा है तो स्लोप विल आल्सो बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, और स्लोप भी हमारा 1 बाय रेजिस्टेंस के बराबर है, तो हम रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बाय टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा यहीं पर हम इस वेरिएशन को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर पोटेंशियल डिफरेंस टू बी फंक्शन एंड करंट टू बी वेरिएबल, कि मान लीजिए गिवन करंट के लिए हमको कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा कंडक्टर के अक्रॉस। अगर हम ये रिप्रेजेंट करें, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम फंक्शन कंसीडर करें डिपेंडेंट क्वांटिटी और करंट को हम वेरिएबल कंसीडर करें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तब ये ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है और तब क्या फीचर्स होंगे उस ग्राफ के। देखिए इसको तो मैं रख कर देता हूं बच्चों। तो अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें for a conductor showing the variation of potential applied potential difference as a function of current। देखिए यहां इस ग्राफ से किस तरह से क्या चेंज किया हमने इस ग्राफ में। यहां पर हमने I को फंक्शन और V को वेरिएबल लिया था, यहां पर हम V को फंक्शन, V को डिपेंडेंट क्वांटिटी ले रहे हैं और I हमारी वेरिएबल है ना। तो ये जो वेरिएशन है फंक्शन और वेरिएबल का, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं V इज इक्वल टू I R।
अगेन हम देखें फंक्शन जो है वो वेरिएबल आई का लीनियर पॉलिनोमियल है, आई की पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा हमारा। इसको हम अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें तो y एक्सिस पर हम ले रहे हैं फंक्शन पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारा y कोऑर्डिनेट होंगे। इसी तरह से I की जो वैल्यूज आएंगी, करंट की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा। और इसके आगे भी अगर हम 0 ऐड करें तो हम देखें y इंटरसेप्ट c इक्वल्स टू 0, c y इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा, y इज इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट पर। y इज इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट का मतलब दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल पास थ्रू दी ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास होगा। फिर हम देखें हमारा x का जो कोएफिशिएंट है ना, x का जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ में, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज स्लोप। तो स्लोप कितना आएगा इस ग्राफ का, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं अगर स्ट्रेट लाइन का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू स्लोप, तो ये टेंजेंट थीटा ही रेजिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। बाकी ग्राफ तो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो थीटा है तो टेंजेंट थीटा विल बी स्लोप एंड दिस टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप y एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस और x एक्सिस पर करंट ले रहे हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस फंक्शन और करंट वेरिएबल कंसीडर किया है तो स्लोप रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। लेकिन अगर आपने करंट को फंक्शन और पोटेंशियल डिफरेंस को वेरिएबल लिया है, y एक्सिस पे करंट लिया है और x एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, तो स्लोप जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा, या यूं कहें रेजिस्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। चलिए अब इस ओम्स लॉ को, ये जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी थी I इज इक्वल टू V बाई आर या V इज इक्वल टू आई आर, ये तो स्केलर फॉर्म है ओम्स लॉ की, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, बट वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमको करंट को किसी ऐसी क्वांटिटी की टर्म में लिखना पड़ेगा जो वेक्टर हो। तो हम जानते हैं एक ऐसी क्वांटिटी जो करंट पे डिपेंड करती हो, करंट से इंटररिलेटेड हो, और वेक्टर हो वो करंट डेंसिटी है। इसी तरह से राइट हैंड साइड पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर सके वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम एक रिलेशन एक्सप्रेस करेंगे बिटवीन दी करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ना, करंट डेंसिटी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एक रिलेशन एक्सप्रेस करेंगे, और यही रिलेशन बच्चों हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हो। ठीक है, चलिए उससे पहले अभी थोड़ा सा हम लोग रेजिस्टेंस को और डिस्कस करेंगे और एक और टर्म डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं तो उनको जान लेते हैं बच्चों। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद रेजिस्टेंस फर्स्ट। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेजिस्टेंस है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अभी जैसे हम बात कर ही रहे थे कि हमने जो ओम्स लॉ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया कि हम करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू V बाई R, वेयर R इज नोन एज द रेजिस्टेंस। अगर मैं क्वालिटेटिवली डिफाइन करूं तो रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं द अपोजिशन शोन बाय द कंडक्टिंग मीडियम टू द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन शोन बाय द कंडक्टिंग मीडियम टू द फ्लो ऑफ चार्ज। और वो यहां से पता भी चल रहा है क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उतना ही कम होगा जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एक तरह से हम कहें कि रेजिस्टेंस कंडक्टिंग मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है ना, जिसकी वजह से जो कंडक्टिंग मीडियम है उसके अक्रॉस एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट मिनिमाइज होगा अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, या यूं कहें करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट की वैल्यू कितनी आएगी वो उस कंडक्टिंग मीडियम के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, करंट मिनिमाइज हो जाएगा। तो यूं कहें रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग मीडियम which opposes the flow of current, which opposes the flow of charge across the conductor। ठीक है, तो ये तो सिंपल हम
एक तरह से क्वालिटेटिव डेफिनेशन लिख सकते हैं रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच conducting medium opposes current. Current means flow of charge. ठीक है, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये रेजिस्टेंस अराइज किस वजह से होता है, क्या फिनोमिना, क्या हो रहा है कंडक्टर के अंदर जिसकी वजह से कंडक्टर चार्ज के मोशन को अपोज कर रहा है। तो देखिए, जैसा कि हमने ड्रिफ्ट मोशन में पढ़ा था कि जब कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्सर्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, वो एक्सेलरेट होंगे, लेकिन वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके सब्सिक्वेंट, उनके कंटिन्यूअस कोलिजन होते हैं विद द पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस मैंने आपको बताया था कि ये वो आयनाइज्ड एटम्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो इन एटम्स को छोड़कर फ्री हो गए हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिन जिन एटम से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वही पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। अब ये मूव तो नहीं कर सकते क्योंकि अपनी जगह पर फिक्स्ड है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक फोर्सेस। ये ऑसिलेट करते रहते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी, दे ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑसिलेटिंग पॉजिटिव आयन के फील्ड से पास होता है, तो पॉजिटिव आयन उस इलेक्ट्रॉन को डीएक्सेलरेट करता है, ड्यू टू विच जो इलेक्ट्रॉन है इस कोलिजन में अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता है, मोमेंटम लूज करता है, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। तो यहां पर हम देखें, ये जो पॉजिटिव आयन का के साथ में इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन है, इस कोलिजन की वजह से ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे। They have to suffer subsequent de-acceleration. They have to subsequently lose their kinetic energy. जो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड से जो एक्सेलरेशन हो रहा है, उससे जो भी एनर्जी को गेन करते हैं, वो पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन की वजह से वो एनर्जी उनकी लॉस होती रहती है, वो एनर्जी लूज करते जाते हैं ना। तो एक तरह से देखा जाए, ये इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव आयन के साथ जो कोलिजन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को अपोज कर रहा है, हिंडर कर रहा है ना, रेजिस्ट कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को। कोलिजन जितने ज्यादा होंगे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा कोलिजन सफर करेगा, जितने ज्यादा पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करेगा ना, उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस वजह से अराइज होता है, जो प्रॉपर्टी है मीडियम की कि वो चार्ज के फ्लो को अपोज कर रही है, तो ये अपोजिशन आ किस वजह से रहा है, इट इज ड्यू टू दी कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद दी पॉजिटिव आयंस। जितने ज्यादा फ्रीक्वेंट ये कोलिजन्स होंगे, रेजिस्टेंस कंडक्टिंग मीडियम का उतना ज्यादा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन उतना ज्यादा अपोज होगा, उतना ज्यादा रेजिस्ट होगा, उतना ज्यादा हिंडर होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी कम आएगी। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट भी उतना ही कम आएगा, बिकॉज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NEAVD कल हमने रिलेशन पढ़ाई। ठीक है, ये बात है समझ में आपके कि रेजिस्टेंस कहां से आता है। रेजिस्टेंस अराइजेस विद इन द कंडक्टिंग मीडियम ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव आयंस। ठीक है, चलिए, तो अब रेजिस्टेंस डिपेंड किन फैक्टर्स पे करता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है लेंथ पर, कंडक्टर की लेंथ पर। चलिए, सबसे पहले लेते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। क्यों डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, मतलब इस बात पर डिपेंड करता है कि जो कंडक्टिंग मीडियम है उसका नेचर क्या है। कंडक्टिंग मीडियम सिल्वर है, कंडक्टिंग मीडियम हमारा आयरन है, एल्यूमिनियम है, कौन सा मेटल है, कौन सा सॉलिड कंडक्टर है, उस पर डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना होगा। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, नेचर ऑफ मटेरियल पे क्यों डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, यहां पर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
क्योंकि एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करने पर करंट कितना आएगा, तो देखिए वो NEABD पे डिपेंड करता है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कितनी होगी, ये तो नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर वो सिल्वर में होते हैं, इसलिए सिल्वर को कहा जाता है इट इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे ये नेचर ऑफ मटेरियल पे ही तो डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर इसके साथ साथ में पॉजिटिव आयंस की डेंसिटी कितनी होगी, कितने पॉजिटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जितने ज्यादा होंगे, पॉजिटिव आयंस की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा होगी, उतने ज्यादा कोलिजन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सफर करने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, पर यूनिट वॉल्यूम जितने ज्यादा पॉजिटिव आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा कोलिजन होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के, तो उतनी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी कम आएगी, करंट भी उतना ही कम होगा। तो ये भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली है ना, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इसके अलावा रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। कंडक्टर की लेंथ पे क्यों डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, क्योंकि लेंथ जितनी ज्यादा होगी, मान लीजिए आपने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, आपने कंडक्टर के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वो कंडक्टर की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो कंडक्टर के एंड पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है, जो हमारा हाई पोटेंशियल एंड और लो पोटेंशियल एंड है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, जो कि कंडक्टर की लेंथ होगी ऑब्वियसली, उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो हमने पढ़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। अगर मैं ड्रिफ्ट स्पीड का मैग्नीट्यूड लिखूं, वो E अपॉन m इंटू 2 एवरेज होता है। चार्ज टू मास रेशियो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए चलिए कांस्टेंट है ये क्वांटिटी तो, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना आएगा, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना ज्यादा डेंस है, जितने ज्यादा डेंस होंगे कोलिजन उतने ज्यादा होंगे, और दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है फ्री टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, वो उतना ही कम होगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अभी पढ़ेंगे हम ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लेंथ ज्यादा हुई कंडक्टर की तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। लेंथ कम हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी करंट भी उतना ज्यादा होगा। और एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट जितना ज्यादा आएगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है उस पर भी डिपेंड करता है ना। कम थिकनेस का कंडक्टर लोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा थिकनेस का कंडक्टर लोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब आप कहोगे ऐसा किस लिए है, तो देखिए सेम लेंथ के लिए मान लीजिए आपने एक थिन वायर लेकर उसके अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया V बाय L, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी E बाय M, E इंटू 2 एवरेज। चलिए ये सारी क्वांटिटी नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर और ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है। लेकिन क्या होगा, अब अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम लिया है तो इस कंडक्टर की जो वॉल्यूम आएगी ना, टोटल वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ। और टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कितने आएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू लेंथ। अब अगर लेंथ को हम सेम रखें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दें, ज्यादा थिकनेस में कंडक्टर जो है वो ज्यादा थिकनेस का लें, तो देखिए ज्यादा थिकनेस लेने पर सेम लेंथ, ज्यादा थिकनेस लेने पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा लेने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ेगी तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। जितने ज्यादा फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे उतना ज्यादा चार्ज का मूवमेंट होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उतना ज्यादा होगा, मतलब करंट उतना ज्यादा है। और एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। कि सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर कितना है इस पर डिपेंड करता है कि कंडक्टिंग मीडियम में जो चार्ज फ्लो करेगा कितना पोजीशन शो करेगा कंडक्टिंग मीडियम टू द फ्लो। अब टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, टेम्परेचर हमने पढ़ा 11th क्लास में हीट और थर्मोडायनेमिक्स में। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उस सिस्टम के, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर उस सिस्टम के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब क्या है? जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और वो ज्यादा स्पीड के साथ मोशन करेंगे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी एक सॉलिड कंडक्टर का, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन साथ ही साथ ये जो पॉजिटिव आयंस हैं और जो एटम्स हैं जो अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहे हैं, इनकी भी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। और अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा ऑसिलेट कर रहा है तो एक एसएचएम जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा हो उसकी जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर और उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो एक ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ने का मतलब उसका एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस का इंक्रीज हो जाएगा। अब जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं दे विल बी ऑसिलेटिंग एट लार्जर एम्पलीट्यूड, वो लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करने लगेंगे, है ना। तो वो ज्यादा रीजन ऑफ स्पेस को कवर करेंगे। अब ऐसा हो सकता है पहले कुछ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस के साथ, है ना, कुछ पॉजिटिव आयंस के साथ टकरा नहीं रहे हो, उनका कोलिजन नहीं हो रहा, लेकिन जब इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो अब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डीएक्सेलरेट करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनके कोलिजन इंक्रीज होंगे। होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पर जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं जो अपनी जगह पर फिक्स्ड रहकर मीन पोजीशन पर बने रहकर ऑसिलेट करते हैं, उनके ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं। और उनके ऑसिलेशन का अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, नाउ दे विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग, स्टार्ट कोलाइडिंग विद मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने पर अचानक से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो घट जाती है, because now they have to suffer at higher temperature, they have to suffer more collisions with the positive ions, because now positive ions are oscillating with larger amplitudes। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो ये चार मेजर फैक्टर हैं जिन पर कि एक कंडक्टिंग मीडियम का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इस रेजिस्टेंस के लिए हमको एक एक्सप्रेशन लिखना है कि हम इस रेजिस्टेंस को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, तो देखिए, लेट अस राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है बच्चों, देखिए रेजिस्टेंस के लिए हमको एक्सप्रेशन लिखना है फॉर ए कंडक्टिंग मीडियम। तो सबसे पहले तो ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं I इक्वल्स टू V बाय R। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे एक कंडक्टिंग मीडियम का रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। और जैसा कि हमने जाना कि ये रेजिस्टेंस अराइज किस वजह से होता है, या पोजीशन अराइज किस वजह से होता है कंडक्टिंग मीडियम में, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव आयंस, है ना। तो ये रेजिस्टेंस अगर हमारा कांस्टेंट रहता है, या यूं कहें जिन फैक्टर्स पर, फिजिकल फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस एक कंडक्टिंग मीडियम का डिपेंड करता है, उनको अगर कांस्टेंट रखा जाए फिजिकल फैक्टर्स को, देन करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर के अक्रॉस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही ओम्स लॉ। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करें तो देखिए, रेजिस्टेंस के लिए हमको एक्सप्रेशन लिखना है तो R को V बाय I लिख सकते हैं। ठीक, करंट के लिए हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा, करंट कैन बी रिटन एज NEAVD
कि मान लीजिए जो करंट फ्लो कर रहा है ये उस कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो n है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो n है। इसकी जो थिकनेस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो a है। कंडक्टर की जो लेंथ है मान लीजिए वो L है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे विल ड्रिफ्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो मान लीजिए vd है। तो हम करंट को NEAVD लिख सकते हैं। vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर, e एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज, जो हमारे फ्री चार्ज कैरियर्स है उन पर चार्ज कितना है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर तो चार्ज एलिमेंट्री यूनिट के बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और n हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड, वेलोसिटी को चलिए वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ड्रिफ्ट स्पीड को हम लिख सकते हैं, मतलब सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं। हालांकि तो vd जो वेक्टर फॉर्म में लिखे तो vd को इसको माइनस साइन और आता है यहाँ पर, वो रिप्रेजेंट करता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो है भी क्योंकि हमारे जो चार्ज कैरियर्स है, फ्री चार्ज कैरियर्स, दे पोजेस नेगेटिव चार्ज, हेंस दे ड्रिफ्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आती है। लेकिन यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं हम, इसको स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करें, r = v/NEA, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हैं EE/n × एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज कर लीजिए, जैसे हम ने मान लीजिए अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमने कंडक्टर की एंड के अक्रॉस अप्लाई किया वो v है, कंडक्टर की लेंथ l है, तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की वॉल्यूम में आएगा वो E = v/L लिखा जा सकता है। तो E को सब्स्टिट्यूट करें v/L, ठीक है। देखिए v तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो फाइनली रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन है बच्चों क्या लिख सकते हैं, m और l आ जाएंगे न्यूमरेटर में। m है मास ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका मास, l है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। बाकी n फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, e एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज इसका स्क्वायर, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और 2 एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ml/ne² a × एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को लिख सकते हैं हम रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं कंडक्टर की बल्क प्रॉपर्टी है। बल्क प्रॉपर्टी मतलब ये कंडक्टर के नेचर ऑफ मटेरियल, कंडक्टर के नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के साथ साथ कंडक्टर के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कंडक्टर की बल्क प्रॉपर्टीज है ना, कंडक्टर की बल्क प्रॉपर्टीज है। तो रेजिस्टेंस जो है इट इज द बल्क प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग मीडियम। हम एक ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हैं जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट हो, जो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी हो, जो उस कंडक्टिंग मीडियम की इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो यूं कहें, ठीक है, जो उसकी बल्क प्रॉपर्टीज पे डिपेंड ना करे। तो हम क्या करें, एक और टर्म डिफाइन कर सकते हैं, वो कहलाती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो मान लीजिए हम क्या करें, जो रेजिस्टेंस है इसका डिपेंडेंस कंडक्टर की जो बल्क प्रॉपर्टीज है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे खत्म कर दें, है ना। मान लीजिए हम रेजिस्टेंस को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, इस वे में डिफाइन कर रहे हैं रेजिस्टेंस को कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड ना करे। तो क्या करें, लेट अस कंसीडर a section of the conducting medium, any conducting medium
whose length is 1 यूनिट, जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी 1 यूनिट है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस आएगा कंडक्टर का, जो रेजिस्टेंस आएगा कंडक्टर का, वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है या वही रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो देखिए, अगर इसी एक्सप्रेशन में हम L को 1 यूनिट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 यूनिट पुट कर दें, तो रेजिस्टिविटी को ग्रीक सिंबल रो से सिंबलाइज करते हैं, जैसे हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो रेजिस्टिविटी इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्रीक सिंबल रो। तो रो को हम लिख सकते हैं m, लेंथ हो गई हमारी 1 यूनिट अपॉन n e स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 1 यूनिट इंटू 2l। अब देखिए, ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं जिन पर रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है, ये माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है कंडक्टर के, ये बल्क प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं कर रही है। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बल्क प्रॉपर्टी, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट ओनली डिपेंड्स ऑन दी माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स लाइक चार्ज टू मास रेशियो और मास ऑफ द फ्री चार्ज कैरियर, चार्ज ऑन द फ्री चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कंडक्टर की बल्क प्रॉपर्टीज नहीं है, ये मतलब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है कंडक्टिंग मीडियम की। तो इसलिए ये जो रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक ऐसा कंडक्टिंग सेक्शन का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट हो, उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाते हैं और रो सिंबल से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी रो विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग मीडियम ऑफ लेंथ 1 यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट। तो कितना लिख सकते हैं इसका अगर एक्सप्रेशन देखें हम रेजिस्टिविटी का बच्चों, तो रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग मीडियम कैन बी रिटन एज m अपॉन n e स्क्वायर इंटू 2 एवरेज रिलैक्सेशन। ठीक है बच्चों, ये बात आई समझ में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द inherent property of the conductor, microscopic property of the conductor, whereas resistance is the bulk property of the conductor because it also depends on the length and area of cross section, ना, bulk properties पे depend करता है ना। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो क्या हम रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग मीडियम इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस multiplied by length of the conductor divided by area of cross section, ना, क्योंकि यहाँ पर m अपॉन n स्क्वायर और 2 एवरेज को लिख देंगे रो, तो रेजिस्टेंस कैन आल्सो बी रिटन एज रो l बाय a, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ऑफ द कंडक्टर कैन बी रिटन एज रो इक्वल्स टू r a बाय। ठीक है बच्चों, अब देखिए रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आफ्टर द नेम ऑफ जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर जो ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की, वो ओम कंसीडर की जाती है। ठीक है, जहां पर हम 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं, 1 ओम कैन बी रिटन एज 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, 1 ओम को हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट पर एम्पियर। कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर जो करंट फ्लो कर रहा हो वो 1 एम्पियर हो, तो उस रेजिस्टेंस का, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको 1 ओम कहा जाए। आई बात समझ में? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल सेड टू बी 1 ओम इफ ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज अक्रॉस। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ द कंडक्टर, ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ओम। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या आएगी, देखिए रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट ओम, रेजिस्टिविटी आर को, रो को हम क्या लिख रहे हैं, आर ए बाय एल। तो हम लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है बच्चों, ऐसा यूनिट ऑफ
रेजिस्टिविटी, यहां पे मैं वापस लिख देता हूं दोबारा से, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की तो होती है ओम, है ना। सिंबल हम सिंपल ओम भी लिख सकते हैं, या ये सिंबल जो है ओमेगा का सिंबल हम ये भी यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट ओम, यूनिट ओम। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो जाएगी ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो इट विल बी ओम मीटर, ठीक है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, फिर इनका डायमेंशन फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं। चलिए, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं साथ में। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा बच्चों रेजिस्टेंस के लिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए? तो हमने लिखा आर को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब इस तरह से हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो वर्क डन ml2t -2 ना, ये तो ऐसी क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन फॉर्मूला हमको याद ही होंगे वर्क का। चार्ज को लिखते हैं करंट इनटू टाइम, तो I इनटू t, और करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, तो इसको I से सिंपलाइज कर लेंगे। तो देखिए ml2 t -2 और ये d है, ये ऊपर जाएगा तो t -3, I 1 + 1 पावर हो जाएगी 2, ऊपर जाकर हो जाएगा I -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी क्योंकि होता है रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय एल, है ना। तो इसी को हम क्या करें, एल से हम मल्टीप्लाई कर रहे, ये आ जाएगा L2, ये आएगा L, एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक एल से मल्टीप्लाई करें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा ml3 t -3 I -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। चलिए, अब देखिए हमने स्टार्टिंग में ओम्स लॉ में ये और डिस्कस किया था कि अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस या वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू करंट, तो कहीं ना कहीं इन ग्राफ के, इन कर्व के जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, है ना। अगर IV ग्राफ है, IV ग्राफ मतलब x एक्सिस पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया और y एक्सिस पे करंट लिया है, तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। और अगर VI ग्राफ है कि हमने y एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस और x एक्सिस पे करंट लिया है, तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो चलिए अब हम यही समझेंगे कि कैसे हम डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर हमको किसी भी एक डिवाइस का, किसी इंस्ट्रूमेंट का, है ना, हमको IV ग्राफ दे रखा हो या VI ग्राफ दे रखा हो, तो हम डिफरेंट पॉइंट्स पर उसका रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आइए सीखते हैं कि किस तरह से हम VI ग्राफ या IV ग्राफ अगर हमको किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी डिवाइस के लिए गिवन हो तो किस तरह से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। कुछ एग्जांपल्स हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और उन एग्जांपल्स के थ्रू ही हम समझेंगे इसको। तो मान लीजिए हमको IV ग्राफ दे रखा है, कुछ 1 2 3 मल्टीपल कंडक्टर्स के लिए, एक ही ग्राफ पर मल्टीपल कंडक्टर्स के लिए IV कर्व प्लॉट किए गए हैं। तो मान लीजिए ये इस तरह से है, ये कंडक्टर 1, ये कंडक्टर 2, ये कंडक्टर 3, और हमसे कहा जाए कि इनके रेजिस्टेंस बताइए, कंपेयर करके बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है। तो हम देखें, अगर हमारा I y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमारा I की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, x कोऑर्डिनेट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, तो इन फंक्शन और वेरिएबल के बीच में क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, I इक्वल टू V बाय R। और अगर हम इसको y इक्वल टू mx प्लस c
स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें, हाँ हम देखें सी इंटरसेप्ट तो 0 आ रहा है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ विच विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स ना, पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारा कोएफिशिएंट है 1/r वो स्लोप हो जाएगा। हम लिख सकते हैं स्लोप विल बी इक्वल टू 1/r, या यूं कहें कि रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 1/स्लोप, और स्लोप तो टेंजेंट थीटा भी होता है, टेंजेंट थीटा वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर हम देखें फर्स्ट जो हमारा कंडक्टर है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो θ1 है, सेकंड जो कंडक्टर है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो θ2 है, थर्ड जो कंडक्टर है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो θ3 है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहां पर देख ही रहे हैं कि θ3 सबसे बड़ा है और θ1 जो है वो सबसे छोटा है। ये हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर थीटा 0 to 90 डिग्री वेरिएशन देखें तो जैसे थीटा बढ़ता है ना, टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। tan 0 होता है 0, tan 30 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट है ना। तो जितना थीटा बड़ा होगा, थीटा जितना बड़ा होगा टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, मतलब स्लोप उतना ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि θ3 सबसे बड़ा है तो टेंजेंट θ3 भी सबसे बड़ा होगा, टेंजेंट θ3 की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी और टेंजेंट θ1 की वैल्यू सबसे कम आएगी, टेंजेंट θ1 की वैल्यू सबसे छोटी होगी। अगर ऐसा है तो जहां हमने पहले ही कहा कि रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंजेंट थीटा, तो अगर टेंजेंट θ3 सबसे बड़ा है तो रेजिस्टेंस 3 सबसे छोटा होगा ना, रेजिस्टेंस 3 सबसे छोटा होगा और रेजिस्टेंस 1 सबसे बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां इस तरह से हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि 3 इज दी स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, जो थर्ड कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है और जो फर्स्ट कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर इसी ग्राफ पे, मतलब ये IV ग्राफ ना देकर हमको VI ग्राफ गिवन होता बच्चों, VI मतलब y एक्सिस पर हमको दे रखा होता पोटेंशियल डिफरेंस और x एक्सिस पर हमको दे रखा होता करंट। तो देखिए इन वेरिएबल्स को, मतलब अपना फंक्शन और वेरिएबल वाला रेफरेंस चेंज करने पर क्या होगा, अब देखिए इंटरलेट करिए फंक्शन v को वेरिएबल करंट के साथ में, तो हम लिख सकते हैं v = IR। इस इक्वेशन को कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ y = mx + c, तो हम देखें जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो तो 0 है, दिख भी रहा है, ऑल ग्राफ्स हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन है ना। तो हमारा वेरिएबल है x, तो हमारा स्लोप क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट, करंट का कोएफिशिएंट, हमारा वेरिएबल i जो है वो x कोऑर्डिनेट जो है वो करंट की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। तो इस i का जो कोएफिशिएंट होगा r, दैट विल बी स्लोप। तो हम यहां पर लिख सकते हैं जो स्लोप है वही रेजिस्टेंस के बराबर है और स्लोप होता है टेंजेंट थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पर अगेन 1 2 3 हमको दे रखे हैं, θ3 सबसे ज्यादा है और θ1 सबसे कम है, तो टेंजेंट θ3 की वैल्यू भी मैक्सिमम आएगी और टेंजेंट θ1 की वैल्यू यहां पर मिनिमम आएगी, क्योंकि अब रेजिस्टेंस ही टेंजेंट थीटा के बराबर है। तो इस केस में अब रेजिस्टेंस R3 सबसे बड़ा है और रेजिस्टेंस R1 सबसे छोटा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर हमको ये IV या VI ग्राफ दे रखे हैं तो हम इन ग्राफ से इस डिवाइस का, इंस्ट्रूमेंट या जो भी ये हमको गिवन है उसका रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं बच्चों। इसमें हम सबसे पहले तो IV ग्राफ लेते हैं। मान लीजिए किसी एक इंस्ट्रूमेंट का IV ग्राफ हमको इस तरह से गिवन है और हमसे इनको कुछ मार्क कर रखा है कि ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस या मटेरियल है जिसके अक्रॉस
कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करने पर करंट का वेरिएशन इस तरह से आता है, मतलब V को वेरी करने पर इस तरह से I वेरी करेगा। तो हम देखें यहां पर O से A तक जो स्लोप है इस कर्व का ना पॉजिटिव है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने पर, वेरिएबल को इंक्रीज करने पर फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है यहां से यहां तक, तो स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं OA जो रीजन है ये पॉजिटिव स्लोप वाला रीजन है, पॉजिटिव स्लोप वाला रीजन है, तो यहां पे रेजिस्टेंस भी कैसा आएगा इसका? पॉजिटिव। क्योंकि अगर y एक्सिस पर हमने करंट लिया है, x एक्सिस पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, तो हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी एट एनी पॉइंट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ना, या रेजिस्टेंस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप एट एनी पॉइंट। तो जहां जहां पर स्लोप पॉजिटिव होगा वहां पे रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा। पॉइंट ए इज दी मैक्सिमा, तो मैक्सिमा पर स्लोप कितना आएगा? 0 ना, एट मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप 0 होता है। तो स्लोप अगर 0 आएगा तो रेजिस्टेंस जो कि 1 बाय स्लोप के बराबर है, कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस यहां पर? इनफाइनाइट। पॉइंट ए पर जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर अगर ए टू बी हम ऑब्जर्व करें, ए टू बी स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने पर करंट घट रहा है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, इफ वेरिएबल इज इंक्रीजिंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन स्लोप इज नेगेटिव। यहां पर ऐसे ही हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी स्लोप कैसा है कर्व का? नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव आएगा तो रेजिस्टेंस भी नेगेटिव आएगा। तो फ्रॉम ए टू बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कर्व इज नेगेटिव। ठीक है, वापस बी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो बी मिनिमा है, तो मिनिमा पॉइंट पर जो स्लोप आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 0। अगर 0 स्लोप है तो रेजिस्टेंस विल बिकम इनफाइनाइट ना, बी पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, वापस बी टू सी स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव है। तो ये है कि अगर मान लीजिए हमारा IV ग्राफ है, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव स्लोप है तो रेजिस्टेंस नेगेटिव आएगा, मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स पर जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा। जैसे IV ग्राफ है, रेजिस्टेंस 1 बाय स्लोप के बराबर आएगा, तो रेजिस्टेंस विल बिकम इनफाइनाइट एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अगर यही ग्राफ हमको IB की जगह पर VI गिवन होता तो कुछ नहीं, O to A एंड फ्रॉम B to C पॉजिटिव स्लोप है ना, O to A B to C स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि वेरिएबल के बढ़ने पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। बस हमने फंक्शन और वेरिएबल इंटरचेंज कर दिया इस बार। फंक्शन हमने ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस, वेरिएबल हमने लिया है करंट। ठीक है, A to B स्लोप नेगेटिव है, तो हम देखें अब इसको अगर हम एक्सप्रेस करें मैथमेटिकली, फंक्शन और वेरिएबल को आपस में इंटररिलेट करें, तो b इक्वल टू IR आएगा। कंपेयर करें विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो r विल बी स्लोप। नाउ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्लोप। यहां पर अगर पॉजिटिव स्लोप है तो रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव आएगा, यहां पर अगर नेगेटिव स्लोप है तो रेजिस्टेंस भी नेगेटिव आएगा। जो हमारे मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट है ए और बी, मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट्स हैं, यहां पर स्लोप कितना आएगा? 0। तो स्लोप 0, तो यहां पर रेजिस्टेंस भी 0। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में ओम्स लॉ पढ़ा, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे। अभी कुछ और फैक्टर्स हैं ओम्स लॉ के जो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने बताया था कि ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो नहीं किया हमने। फिर ओम्स लॉ जो है वो हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं, कुछ ही
सिचुएशन में ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन बाय, मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों।